हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज कोरोना की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कोरोना से जुड़ी एक और ख़बर है जिसका हम तज़किरा करेंगे और अपने एनालिस्ट की राय जानेंगे। कोरोना से जहां पूरी दुनिया लड़ रही है और कोशिश की जा रही है कि मिलकर सब एक दूसरे का साथ देकर हमदर्दी एक दूसरे से जाहिर करके तो इस आफत का मुकाबला करने की कोशिश करें, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंसानियत और इस तरह की सब चीज़ें बलाए ताक रख कर खुली खिलाफ वर्जी और जुल्म कर रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं और अब ये जुल्म छुप नहीं रहा, सबको नजर आ रहा है। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पहली बार भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया है और कहा है कि भारत में मजहबी आज़ादियों को शिद्दत से खतरात लाहक है और ये मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। अपनी इस सालाना रिपोर्ट में अमेरिकी कमीशन ने यह कहा है कि भारत की जानिब से बनाया गया शहरियत कानून मजहबी आज़ादी, खुसूसी तौर पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के लिए सरीहन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद केस का फैसला और मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे पर तनकीद शामिल है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुस्बत पेशरफ्त का इतराफ़ भी किया गया है। कमीशन ने रिपोर्ट में करतारपुर राहदारी और पहली गुरु नानक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। इसी तरह से हिंदू मंदिर को दोबारा खोलने और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी मवाद के साथ तालीमी मवाद पर नज़र-ए-सानी के पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात की बहुत तारीफ़ भी की है। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है 2004 के बाद पहली बार जो भारत कर रही है उस पर तनकीद की गई है, क्या ऐसे में इस रिपोर्ट की रोशनी में मोदी हुकूमत को कुछ फ़र्क पड़ेगा? पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह, हसन निसार साहब, शहजाद इकबाल, मुनीब फारूक और हफीजुल्लाह न्याजी साहब। इसके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, सबसे पहले आपके पास आऊँगी। मैं चाहती हूँ हमारे देखने वालों को पहले आप इस रिपोर्ट से मुतल्लिक आगाह करें। कमीशन ने रिपोर्ट मुरतब की और किन पहलुओं पर खुसूसी तौर पर रोशनी डाली है? इस रिपोर्ट में तो कश्मीर के बारे में भी जिक्र है, सिटीज़नशिप एक्ट के बारे में भी है, बाबरी मस्जिद के बारे में भी है, लेकिन पहली बात तो अलीना ये रिपोर्ट इंडिया ने रिजेक्ट कर दी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस रिपोर्ट में जो लिस्ट है ममालिक के उसमें सऊदी अरेबिया का भी नाम है। अब सऊदी अरेबिया और इंडिया के ताल्लुकात को ख़राब तो नहीं है, अमेरिका के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। तो इस रिपोर्ट से मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये एक बड़ा इंडिपेंडेंट सा इदारा है जो ये रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट की बुनियाद पे वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस रिपोर्ट को देख के अपनी कोई पॉलिसी बनाए या किसी मुल्क पे सैंक्शंस करे, तो मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको याद होगा जो सिटीज़नशिप एक्ट था इंडिया का, उसके आने के बाद अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दौरा किया इंडिया का। उसके बाद उन्होंने कोई तनकीद भी नहीं की उस एक्ट पे। जब वो आए इंडिया पे उस कानून के बारे में ना उन्होंने बात की, उन्होंने अपना दौरा किया आराम से और वो वापस चले गए। उन्होंने MOUs भी साइन कर लिए इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट से कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? देखें, अगर हम किसी काबिल हुए, हमारी ये जो वजारत ख़ारजा है ये किसी काबिल हुई और तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट है, मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ा ही है कि किसी टर्किश TV चैनल के मुताबिक कोरोना के हवाले से इस्लाम बारे जो गलीज़ मकरूह प्रोपेगेंडा इंडिया में किया जा रहा है उस पर भी अरब दुनिया में रिएक्शन बढ़ रहा है। ये कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर को दम है तो इसको लेके वो 2 कदम तो आगे जाया जा सकता है। ठीक है, मुनीब, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से अब दुनिया इस बात को मान रही है और अमेरिका का ख़ास तौर पर इस पर तशवीश का इजहार, कुछ फ़र्क पड़ेगा? दुनिया नोटिस लेगी इसका? देखिए, बहुत सी जो बातें होती हैं उनकी परसेप्टिव वैल्यू होती है या बहुत सी रिपोर्ट्स की वैल्यू होती है। आई थिंक इस रिपोर्ट की भी उतनी वैल्यू होगी। हाँ, इसको जैसे भी बेनज़ीर बता रही थी कि भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन दुनिया में इस हवाले से एटलीस्ट बात हो रही है, कोई रिपोर्ट बनी है। रिलीजियस फ्रीडम एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है अगर देखा जाए इंडिया में वैसे भी, लेकिन पर्टिकुलरली ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और जो फिर उन्होंने वो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन भी लाए और अब भी जो वहाँ पर हो रहा है, तो एक इसकी वैल्यू ज़रूर है। बट मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कुछ हो पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, और ये कोई नया आर्गूमेंट नहीं है, ये पुराना घिसा पिटा आर्गूमेंट है कि जो रियासतें हैं वो अपने मफादात को देखकर आगे चलती हैं, अपने स्ट्रेटिजिक, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को देखकर आगे चलती हैं।
और अनफॉर्चुनेटली ये जो रिलीजियस फ्रीडम वाला मामला है ये है बहुत डेलिकेट, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसी के नतीजे में रिपोर्ट बनी है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इसका इतना इम्पैक्ट आपको नहीं लगता इम्पैक्ट होगा। ठीक है, न्याजी साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। न्याजी साहब, अमेरिका में बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं भारत के, आपको क्या लगता है अब जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्या वाकई में ये प्रेशर फील करेगा भारत? मैं जी बड़ी हद तक बेनजीर से और मुनीब से एग्री करता हूँ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, दो चीजें, ये ठीक है कि एक बाई पार्टिजम एक कमीशन है, ये ठीक है कांग्रेस की एक कमेटी है, ये ठीक है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी को मतलब बात इतनी है कि हसन साहब ने कहा कि ये थोड़ा हुआ है कि अब हम डिस्कस करें, या पूरी दुनिया के उठा ली गई है, इंडिया को रिजेक्ट करनी पड़ी है, इस हद तक बड़ी इम्पोर्टेंट है। मत भूलें कि ये ट्रंप ने जब अक्टूबर के अंदर इसको जो 370 को जब रिपील किया गया या एब्रोगेट किया गया, तो ट्रंप ने कहा हम इसकी बैक करते हैं, क्योंकि इंडिया की इंटेंशन, इंडिया जो करना चाहता है, कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाहता है, हम बिल्कुल वही चाहते हैं। और एक साथ कह दिया कि हाँ जरा ह्यूमन राइट्स है, वायलेशन है, उसके बारे में कंसर्न शुरू किया। अब मुसलमानों पर जो जुल्म, बर्बरियत, जो बेजारगार, जो नजरबंदियां, अखबार, कश्मीर की बात ही कहीं, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी सब कुछ खतरे में है, एक अरसे से पामाल हो रहा है, कोई एक नहीं है, 1948 से शुरू हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया ने को मानना, इंडिया बहुत ताकतवर हो चुका है, ये उसको भी नहीं मानता था जब इंडिया ताकतवर नहीं था। आपको भी लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? शहजाद, आपको क्या लगता है? लेकिन एक नुक्ता ये भी है कि जहां बिल्कुल ही पहले खामोशी थी, वहां अमेरिका की जानिब से बेशक थोड़ी बहुत, लेकिन आवाज तो उठी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही हो सकता है कि इस रिपोर्ट में भी नेम एंड शेम किया गया है, और इस रिपोर्ट की बुनियाद पे पब्लिकली आप नेम एंड शेम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यूरोपियन यूनियन की भी रिपोर्ट आई थी, जब ये उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया था। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आ चुकी है। तो अगर ये कोई सोच रहा है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे इन ममालिक की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से जैसे बेनज़ीर या मुनीब ने कहा, वो तो बिल्कुल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब बहस हो रही है इस बात पे, और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह प्रेशर बिल्ड होता गया, तो कहीं ना कहीं तो हम देखेंगे कि डाउन द लाइन इंडिया शायद इसका इफेक्ट ले, मोदी गवर्नमेंट इसका इम्पैक्ट ले। लेकिन मैं बताऊं, देखिए, इस रिपोर्ट में भी थोड़ा सा उनको मार्जिन भी दे दिया गया है। पता नहीं किस वजह से एक पैराग्राफ में पढ़ रहा था जिसमें उनके कमीशन के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि वी आर सीइंग impunity for violence by non-state actors committed against religious minorities। non-state actors कहाँ से? वहाँ तो स्टेट इस वक्त जो है इसका हिस्सा बना हुआ है, non-state actors की तो बात ही नहीं है। रियासत की खुद पॉलिसी है, रियासत ही ये सारे इकदाम उठा रही है, चाहे वो सिटीजन एक्ट हो या कश्मीर का स्टेटस खत्म करना, तो वहाँ उनके इकदाम की वजह से ये सब फसाद फैला हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी अलीना देखने की जरूरत है कि जो इसमें स्टेटस दिया गया है इंडिया को, कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न, पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी में आता है। पाकिस्तान, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इंप्रेशन बदल रहा है, कुछ पॉपुलर और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स, लेकिन आता है इसी कैटेगरी। फिलहाल हम भी ठीक है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? भारत पर जी अक़लियत जुल्मों पर, सिर्फ अक़लियत जुल्मों पर पिछले 5 सालों में 70 रिपोर्टें आ चुकी हैं। 5,500 रिपोर्टें आ चुकी हैं मकबूजा कश्मीर पर, 11,000 रिपोर्टें आ चुकी हैं फ़लस्तीन पर। जुर्म ज़ईफ़ी है, ये जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है। जो मज़लूम हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई, जो उठते नहीं हैं, मारे खाते रहेंगे, वो खाते रहेंगे। ये कोई आज पता चला है कि भारत अक़लियतियों के लिए ख़तरनाक है। इसमें उन्होंने अदालती निज़ाम पर तो की, गुजरात कत्लो गारत भूल गए, समझौता एक्सप्रेस बरूज भूल गए, दिल्ली के मुस्लिम फसादात भूल गए, और कोरोना पर जो फसादात हैं वो भूल गए। होडी मोडी हो चुका है, ट्रंप भारत का दौरा कर चुका है, अरबों के ट्रेड हो चुके हैं, और दरमियान में एक रिपोर्ट आई है, तो इस पर कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। पूरी मुस्लिम उम्मा बेवा उम्मा सोई हुई है, और मोदी और ट्रंप दोनों गहरे दोस्त हैं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। हमारे सारे एनालिस्ट यही समझते हैं कि गो के अमेरिका ने एक रिपोर्ट तो जारी की है, लेकिन इस पर कुछ होगा नहीं, और कहीं मोदी हुकूमत पर प्रेशर भी नहीं बनेगा। कोरोना की बात करें तो अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 350 हो गई है, जबकि मुसद्दिका मरीजों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। बिगड़ती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए महकमा दाखिला सिंध ने रमज़ान में यौम अली के सिलसिले में सूबे भर में हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल कोरोना से मुतासिर होने वाले गवर्नर सिंध ये कहते हैं कि हमारे माशी हालात सख्त लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस मामले पर हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। सिंध भर में यौम अली के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गवर्नर सिंध का ये कहना है कि हम कुछ ज़्यादा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं, नरमी करना होगी।
क्या मौजूदा हालात में गवर्नर सिंध का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, क्या लगता है आपको, कुछ ज़्यादा ही लॉकडाउन सख्त कर दिया हमने? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद यही बात दुरुस्त है, और इस सिचुएशन में ख़ास तौर पे यहाँ बैठ के कोई हतमी बात करना मुनासिब नहीं होगा। बज़ाहिर यही लगता है कि उन्होंने दुरुस्त बात की है। अच्छा, ठीक है। शहजाद, जब मैंने गवर्नर सिंध का कल इंटरव्यू सुना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था, एक तरफ तो वो ये एडमिट कर रहे थे कि कहीं बेहतियाती हुई है, जो उनको ये वायरस लगा, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि लॉकडाउन नर्म होना चाहिए, कुछ एडअप नहीं कर रहा। नहीं लगता कि कोई नर्म प्लस सख्त लॉकडाउन है, क्योंकि 5 बजे से पहले कराची का अहवाल मैं आपको बता सकता हूँ। 5 बजे से पहले अगर आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ की जोड़िया बाजार में चले जाएं, किसी और बाजार में चले जाएं, तो वहाँ तो आपको भीड़ नजर आएगी, लोगों की लाइनें लगी होती है, बड़ा रश होता है हर जगह पर। और इसीलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन तो हो नहीं सकता, लोगों को खुद एहतियात करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेहतियाती भी है, दुकानदार जहाँ पे लोग आ रहे होते हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पाते। इस तरह मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत सख्त लॉकडाउन है, जितना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही। यहाँ तो एटलीस्ट ये नजर आ रहा है। हाँ, 5 बजे के बाद जब ये सारी दुकानें बंद हो जाती है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक एहतियात है, लेकिन मेरे ख्याल से जो SOPs दिए हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे फॉलो तो नहीं हो रहे यहाँ पर। ठीक है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए जी, गवर्नर साहब जो फरमा रहे हैं वो तो हिज मास्टर वॉइस है, क्योंकि उनकी पॉलिसी चल रही है। और सिंध गवर्नमेंट भी, मुझे तो यकीन जाने के अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासत जो है वो पूरे अपने जुबान पे है। एक लॉकडाउन के ऊपर जितनी सियासत पाकिस्तान में खेली गई है और कोरोना को उसका जितना नुकसान पहुंचा है, ये नहीं है कि उसका फायदा कितना हो या नुकसान कितना हुआ। देखना यह है कि इसने कंफ्यूजन कितना फैलाया है। इसने एक चीज तो इस वक्त जो नफ्सी फैलाई है, कंफ्यूजन है, और कोई सारे दायरे जो है वो कोऑर्डिनेटेड काम नहीं कर रहे, इसलिए कि ये क्लैरिटी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो लॉकडाउन इसलिए आज तक जो किया है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट करा सके, कि गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हमेशा से कंफ्यूज रही है, उसको कुछ नहीं पता, इसीलिए इसको हल कैसे करना है। ठीक है, मतलब आपको लगता है जो कंफ्यूजन है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी पर मजीद बात भी करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेने, उसके बाद वापस आते हैं, अपने एनालिस्ट की राय जानते हैं। टेक अ ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या होना चाहिए, मजीद सख्त होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए। प्रेडिक्शंस तो ये आ रही हैं कि अभी पाकिस्तान में पीक होना बाकी है। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है? अलीना, इससे ज़्यादा क्या नरमी हो सकती है लॉकडाउन में, जो आजकल लॉकडाउन का हाल है। आप बाकी ममालिक को देखें, स्पेन ले लें, जर्मनी ले लें, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, न्यूजीलैंड है, जो सब लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं। लेकिन वो क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे केसेस में कमी आई है, वहाँ पे अमवात में, डेथ्स में कमी आई है। हम उल्टा चल रहे हैं, हमारे केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हम लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं। अगर आप 15 अप्रैल से अभी तक देखें, हम रोज़ 600 से 700 नए केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं रोज़। आज हमने सबसे ज़्यादा किए हैं 800 से ज़्यादा केस, 806 केसेस हमने आज रिपोर्ट किए हैं। हमारी डेथ्स भी बढ़ रही हैं और हमारी टेस्टिंग अभी 6000 से 7000 में फंसी हुई है। अगर आपको याद होगा तो असद उमर ने कहा था कि इस महीने के आखिर तक हम अपनी टेस्टिंग 20 से 25,000 तक ले जाएंगे, अभी तक वो नहीं हुआ। उल्टा ये हो रहा है कि पंजाब में टेस्टिंग कम हो रही है, सिंध की बढ़ रही है लेकिन पंजाब की कम हो रही है। और क्योंकि मैं एक टेस्टिंग लैब में गई थी पंजाब में, मैं आपको बता सकती हूँ कि ज़्यादातर इसकी एक वजह यह है कि ज़्यादातर जो पंजाब के लैब्स में टेस्ट आ रहे थे अब तक, वो क्वारंटीन सेंटर से आ रहे थे। मतलब जो तबलीगी जमात के थे, जो ज़ायरीन थे, जो कैदी थे, वहाँ पे क्योंकि कमी आई है तो टेस्टिंग में कमी आई है। इसका मतलब ये कि उनसे बाहर पंजाब टेस्टिंग कर ही नहीं रहा था या बहुत कम कर रहा था, या लोग खुद ही अपनी टेस्टिंग करके सैंपल जो थे वो प्राइवेट लैब से भिजवा रहे थे। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, जैसे नियाज़ी साहब ने भी अभी कहा, बेनज़ीर ने भी रोशनी डाली, बादियों नज़र में इस तरह लग रहा है कि शायद कन्फ्यूजन का कुछ शिकार है, या हिकमत अमली जो हमें लॉकडाउन के दौरान करनी चाहिए थी आगे के लिए, वो शायद अभी तक हुई नहीं है। मैं अपनी कोरोना ज़दा टार्च से इस सवाल पर रोशनी डालने से पहले पूछना चाहता हूँ कि क्या सवाल आपने रख लिया। एक बेख्तियार आदमी है, अल्लाह उसे सेहत अता करे, सिंध में गवर्नर हाउस के बाहर उसकी सुनता कोई नहीं है, कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। सूबाई हुकूमत मुखालफिन की है जो उसके वज़ीर आज़म को लिफ्ट नहीं कराते। गवर्नर साहब को उन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया। अगर ये इतनी सीरियस हैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ तो बाहर निकलें इस कोरोना के साथ और यौम अली में जाके शामिल हो जाएं किसी जलसे में, या कहीं जाके रेडी लगा लें। 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ करना है मुराद अली शाह ने करना है। वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती उनसे कुछ करवा नहीं सकते। अभी चंद दिन पहले गवर्नर साहब, पंजाब के गवर्नर साहब जिनकी अपनी हुकूमत है,
वो फरमा रहे थे चीफ सेक्रेटरी मेरी कहने पे पोस्टिंग नहीं करता, ये अली इमरान इस्माइल को कौन लिफ्ट कराता है जी। अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है, उन्हें नौकरी करने दें, आजकल अल्लाह उनको सेहत दे। उनका कोरोना से इतना ही ताल्लुक है कि बस उनको सेहत मिल जाए, बाकी कोई उनका ताल्लुक नहीं। ठीक है, और आप बराए मेहरबानी उनको डिस्टर्ब ना करें। अच्छा मुनीब, गो के बड़ा सख्त कहा है भट्टी साहब ने, लेकिन वजन तो है बात में। देखिए भट्टी साहब की बात वैसे दुरुस्त है, प्रैक्टिकली बड़ी दुरुस्त बात है कि बाकी इख्तियार तो कोई भी नहीं है, ना पंजाब में गवर्नर के पास ना सिंध में। और ये जो उन्होंने फरमाया है कि जी ये लॉकडाउन सख्त हो गया, देखिए मैं गुजारिश करूँगा हसन निसार साहब से और इरशाद भट्टी साहब से कि वो रिपोर्ट कार्ड के प्लेटफॉर्म से कम से कम एक दफ़ा हफ्ते में ज़रूर झंझोड़ें लोगों को कि ख़ुद एहतियात कर लें। अब जो गवर्नर साहब ने कहा है मेरी उसकी तुक समझ नहीं आती। अभी जैसे शहजाद बता रहे थे कि कराची के अंदर क्या हालात हैं मुख्तलिफ बाज़ारों के, तो शायद लोगों को ख़ुद ही कोई ख्याल करना पड़ेगा। हुकूमतों से तो मामला आगे चला गया है और ये पैनिक की स्टेज से भी आगे चला गया है। अब तो हम खुद ही कोई अकल कर लें और समझ से काम लें। मुनीब, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, यहाँ पर मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगी। कल मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को एक्चुअली, जैसे अंदरून शहर में लोगों को, खासकर लाहौर में, पंजाब में, लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना है क्या। पता भी है तो इधर उधर जो उन्होंने अफवाहों के तौर पर सुना है, सिर्फ वो पता है, उन तक सही मैसेज ही नहीं गया और इसके किस तरह से एहतियात करनी है उनको किसी ने बताया ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये ज़रूरी है। और ये मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट कह रहा हूँ कि जिन लोगों को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, जिनको सुनते हैं, जैसे माशाल्लाह हसन निसार साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब को लोग बड़ा गौर से सुनते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैस अपील भी लोगों को की जाए, को नेकी का काम भी साथ साथ हो कि लोग इस बात का ख्याल करें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे और अपने तीसरे सवाल पर बात करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस पर बात करेंगे। सुबह से ही रिपोर्ट्स चल रही हैं कि हुकूमत ने नैब इख्तियारात में कमी का फैसला करते हुए नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। इस मुसव्वदे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती 3 साल के लिए होगी। टैक्स ड्यूटी के मामला नैब दायरा कार में नहीं आएंगे, सिर्फ एक रेफरेंस फाइल करने का इख्तियार होगा। अवामी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी और गुमनाम दरखास्त पर कार्रवाई नहीं होगी। 7 साल पहले की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इससे मुतल्लिक शहजाद अकबर आए और उन्होंने कहा कि जी मीडिया पर जो मुसव्वदा चल रहा है वो दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन की ख्वाहिश है कि नैब इख्तियारात को महदूद किया जाए। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि नैब कवानीन में क्या तब्दीली लाना ज़रूरी है। ऑप्शंस ओपन है सबके पास। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप बड़ी खुलकर जो मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस है उसकी मुखालफत करते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या तब्दील हो? देखिए बीबी, तरमीम करने का मैं तो सिर्फ के दिल से समझता हूँ कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये में रखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई हुकूमत में होता है तो उसकी कई मजबूरियां भी होती हैं, कई उसकी फिक्सेशन होती हैं, कई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब पीपल्स पार्टी में अमेंडमेंट आती थी तो नवाज शरीफ साहब हाई पेडेस्टल पे खड़े थे, उनका ख्याल था कि मेरे पे तो ऑर्डिनेंस आएगा नहीं। आज शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब यही सोच रहे हैं कि उन पे तो ऑर्डिनेंस आना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब्बासी साहब ने जब वज़ीर आज़म बने तो बड़ी अहम बात की एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जब मैं इसको अमेंडमेंट करने के तैयार हो रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे भिजवाए। अच्छा, मतलब आप कोई तब्दीली प्रपोज नहीं कर रहे? क्या मैं इसको ठीक है। बेनज़ीर, मुझे समझ नहीं आई लीना, अगर ये डॉक्यूमेंट, एक तो पहली बात अगर ये डॉक्यूमेंट फेक है तो उस पर हम सवाल क्यों रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये डॉक्यूमेंट फेक है तो फिर हमें शहजाद अकबर साहब ये भी बता दें कि सही वाला कब आएगा, कब नैब के कानून में कोई अमेंडमेंट लाई जाएगी। हम कब से सुन रहे हैं कि उसको चेंज करेंगे, अपोजिशन भी साथ बैठी, हुकूमत भी साथ बैठी, उन्होंने वो 40 पॉइंट्स बनाए लेकिन उसके बाद कोई तब्दीली नहीं आई। एक ऑर्डिनेंस थी जो लाए वो भी अभी एक्सपायर होने लगी है। तो या तो फिर हमें बता दें कि कब सही होगा, कब रिफॉर्म होगा। हम तो काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है शहजाद जी, एक तो ये कि अगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहती है कि इस नैब के जो कानून है उसको महदूद कर दिया जाए, उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपनी सफ़ों में ज़रा देख लें। हर वजीर ने बात की है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे या बिजनेस कम्युनिटी पे हाथ डाला जाता है उसमें तरमीम लेकर आए। खुद जो इनके वज़रा आके कंप्लेन कर रहे थे, फवाद चौधरी आके कह चुके हैं कि जो 90 दिन के लिए कस्टडी में ले लिया जाता है, अरेस्ट पावर्स जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। दूसरे वज़रा ने भी इस किस्म की बातें की हैं। तो सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत के खुद अंदर लोगों में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये बात कर चुके हैं। अगर आपका जो सवाल है कि क्या क्या होना चाहिए,
एक तो बेल नहीं है, बेल का कानून, बेल देखना पड़ेगा कि नैब कानून में किस तरीके से उसको दिया जाए, क्योंकि अब तक नहीं मिलती, आपको रिट पिटीशन करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा, जो अरेस्ट पावर्स है और ये चेयरमैन के इख्तियारात हैं, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। इतने लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए जा सकते कि जब उनका दिल चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी स्टेज हो, या जैसे अभी हमने देखा था कि इनिशियल स्टेज पर ही जो है हसन निसार साहब आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? ठीक है शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। हसन निसार साहब आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? देखिए भी मैं तो एक असूली या निसाबी एकेडमिक किस्म की बात करूंगा कि सिर्फ खुदाई कानून अटल होता है। इंसानी कवानीन नए दर तब्दीली और तरमीम के मोहताज होते हैं और बदलते मारूजी हालात के मुताबिक नए कवानीन बनते रहते हैं। यही इंसानों की तारीख है। सो निसाब कौन, ये जो आपका नैब शैब है, ये कौन सा को आसमानों से उतरा हुआ है? जरूरी है तो कर लें। ठीक है मुनीब। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ एहतसाब की तारीख हमारे मुल्क में कोई अच्छी नहीं रही, चाहे वो एहतसाब ब्यूरो हो या ये नैब हो। कानून के अंदर बुनियादी सुकम है इसके, अगर आप इसका पूरा ड्राफ्ट इसका जायज़ा लें, उनको दूर होना चाहिए। ना ही वो कानून और आइन के टच स्टोन्स पे पहले उतरता था, ना अब उतर रहा है। और ये तरमीम किसी भी जमात के लिए रिगार्डलेस ये ज़रूरी है, क्योंकि इस कानून के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, और जो ट्रायल स्टेज पर और इवन जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन का स्टेज है उसके ऊपर भी, इंक्वायरी स्टेज जो है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी मज़ीद क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, उनके ऑफिस को मज़ीद अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। लिहाजा इसके अंदर बहुत ज़्यादा और मुस्बत किस्म की अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, रिगार्डलेस के कौन सी जमात क्या कहती है। जो मैं समझता हूँ मुल्क के जो जय्यद कानून के माहिर हैं उनको बैठना चाहिए, एक्सपर्ट्स को बैठना चाहिए और इसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज करनी चाहिए बाय पार्टिजन। ठीक है इरशाद भट्टी साहब। अभी हमारी अदालतें भी नैब परफॉर्मेंस से तंग हैं। मुस्लिम लीग वालों को भी नैब जहर लग रहा है, पीपल्स पार्टी वाले भी नैब से तंग हैं। 90% तरीके इंसाफ भी नैब को पर कटा कबूतर बनाने के चक्कर में है। ब्यूरोक्रेसी और ताजर भी तंग हैं, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तंग हैं। और ये भी साबित हो गया कि कोरोना फैला है नैब की वजह से, लिहाजा इसमें तब्दीली मत करें, इसे ख़त्म करें। लुटो फिर फुटो, कोई खाता खोलने वाला ना हो। और एहतसाब और अल्हम्दुलिल्लाह बैड गवर्नेंस और यानी एहतसाब की बड़ी बुरी तारीख रही है। करप्शन और गुड गवर्नेंस की बड़ी सोहनिया तरीखा ने इस मुल्क ओ जालमो एवन फील्ड कोरटीन बैठा जे, ओ राय विंड द 25,000 कनाल जे, ओ 25 वॉल्यूम्स जे, ओ 10 वॉल्यूम्स जे, और लुट के खा गए जे। आज कोरोना वास्ते पैसे नहीं मिल रहे, एहतसाब की बड़ी पक्की करप्शन है, और ख़त्म कर दो इन्होंने। हाँ FIA को ना ख़त्म करना, क्योंकि आजकल मुस्लिम लीग नून को वाजिद ज़िया अच्छा लगने लग गया है। FIA रहने दें, नैब मुका दें। ठीक है जी, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।